गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन रीड कर रहे थे वे आंखें, जो कि सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखी हुई कविता है। इस कविता में उन्होंने जो किसान वर्ग है, जो जमींदारों के द्वारा शोषित किया गया है, उसका वर्णन किया है। उनकी दीनहीन दशा के बारे में बताया है। फर्स्ट जो स्टैंजा है उसमें कवि ने बताया कि जिस प्रकार गुफा का अंधकार समाप्त नहीं होता, उसी प्रकार जो किसान वर्ग है उनके भी दुखों का अंत नहीं है। और उनकी उन आंखों को देखकर कवि का मन डर जाता है, मतलब हृदय उनका पीड़ा से भर जाता है। इसके बाद कवि कहता है कि चाहे स्वतंत्रता प्राप्त हो चुकी है, उसके बाद भी किसानों के हित के लिए कुछ ज़्यादा कार्य नहीं किया गया। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा। ये नेक्स्ट स्टैंजे में उन्होंने कहा था कि चाहे स्वतंत्रता प्राप्त हो गई है, फिर भी उसने उनका अधिकार नहीं मिला। इसके अगले स्टैंजे में वो बता रहे हैं कि जो खेत लहराते हुए देखकर उनके खुशी होती थी किसान को देखकर, लेकिन जमींदार ने अब उसे वहां से बेदखल कर दिया है, तो उसके मन में दुख व्याप्त है। इसके अलावा जमींदार के जो कारिंदे थे, उन लोगों ने मिलकर उसके बेटे को लाठियों से मार दिया, जो कि जवानी में ही मर गया है। जो किसान की आंखों का तारा था, वही उसी के बारे में सोच सोचकर उसकी आंखों में ही वो बातें घूम रही हैं। नेक्स्ट स्टैंजा है, बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। इसमें फिर वही प्रसंग में यही आएगा कि कवि ने जो शोषित किसान है उसकी दीनहीन दशा का वर्णन किया है। अब वो बता रहे हैं कि जमींदार ने अपना रुपया वसूल करने के लिए किसान का घर तक बिकवा दिया है, और जो महाजन है उसने भी अपने पैसे लेने के लिए, अपना जो पैसा उसने लेना था उसको प्राप्त करने के लिए, उसकी कौड़ी कौड़ी वसूलने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी। मतलब उसने भी कोई रहम नहीं दिखाया, उसने भी अपना पूरा रुपया वसूल कर लिया। वो वसूल कैसे किया? कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी, बर्दों मतलब बैल की जोड़ी की नीलामी कर दी, और उसी की याद कर करके रह रहे आंखों में चुभती वह, उसके जो मन को वो बातें दुख दे रही हैं। नेक्स्ट है, उजरी उसके सिवा किसे का पास दुहाने आने देती, आहा आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। उसके बैलों की जोड़ी नीलाम हो गई। इसके अलावा भी जो उसके पास उजरी नाम की सफ़ेद रंग की गाय थी, उसे भी जमींदार अपने पास ले गया, और वो गाय तो किसी से और मतलब दूध नहीं निकालने देती, सिर्फ वही उसका दूध निकालता था। तो अब वो किसी को भी अपने पास नहीं आने देती थी। तो किसान उसके बारे में सोच रहे हैं, उसी की यादें उसकी आंखों में नाच रही हैं, और अब वह सोच रहे हैं कि जो उसके सुख के क्षण थे, जो सुख की खेती थी, वो तो अब उजड़ चुकी है, और उसकी याद आते ही उसकी आंखों में करुणा और पीड़ा भर जाती है। नेक्स्ट, बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। अब फिर वही अपने घर की जो सिचुएशन है उसके बारे में बता रहा है कि उसके बेटे की मृत्यु होने के पश्चात पहले उसके घर में जो घर बिक गया, और बैलों की जोड़ी और गायें भी चली गई। उसके बाद बिना दवाई देने के कारण उसकी पत्नी बीमार हुई, तो उसकी दवा नहीं ले पाने के कारण वो भी स्वर्ग चली गई, अर्थात मर गई। उसको सोच सोच के भी उसकी आंखें आती भर, उसका हृदय बहुत ज़्यादा दुख में व्याप्त है। पत्नी के बिना उसकी दूध मुई, दूध पीने वाली बेटी भी बिना देख रेख के, मतलब उसके बाद उसकी किसी ने देख रेख नहीं की, और वो भी 2 दिन के बाद मर गई। वही बात है कि किसानों के ऊपर जो शोषण हो रहा है, यहाँ किसान किसी एक किसान की बात नहीं है, ये पूरे किसान वर्ग की बात हो रही है कि किस प्रकार से शोषण किया जा रहा है, उसके बारे में बताया है। नेक्स्ट,
घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। बेटे, पत्नी और बेटी की मृत्यु के पश्चात सिर्फ घर में एक उसकी बेटे की बहू, मतलब उसकी बहू, उसकी जो बहू कह लो, नूह कह लो, वही रह गई थी। यद्यपि उसका नाम तो लक्ष्मी था, लेकिन अब उसके पति की मृत्यु हो चुकी है, तो समाज में ऐसी धारणा है कि विधवा स्त्री को पति घातिन या पति को मारने वाली कहा जाता है। उस समाज में ऐसा रिवाज है या ये एक बात बनी हुई है कि विधवा स्त्री का कुल का कलंक कहा जाता है, उसे पति घातिन कहा जाता है। तो अब किसान को पता है कि बेशक उसकी एक बहू रह गई है और उस पर यह समाज कलंक लगाएगा, तो उस पर वह कलंक लगाए गए और एक बार सिपाही ने उसको अपने पास बुलवा लिया और इस दुख को वह सहन नहीं कर पाई और वो भी कुएं में डूबकर मर गई। इसके बाद के बारे में बताया है, खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती। अब इसमें समाज की दूसरी धारणा क्या है कि औरत तो पैर की जूती है, अगर एक मर गई तो वो दूसरी आ जाएगी। इस प्रकार की समाज में जो धारणा बनी हुई है उसके बारे में बताया है। पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। पर किसान को अपने जवान लड़के की मृत्यु का बहुत ज्यादा दुख था। उसको सोचकर सांप लौटते फटती छाती, मतलब उसको सोचकर उसका हृदय दहाड़े मार मार कर रोने लगता। कहने का मतलब है कि उसे अपने पत्नी की मृत्यु से ज्यादा अपने बेटे की मृत्यु का ज्यादा दुख था। नेक्स्ट, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। इसमें कहा गया कि अब तो किसान के लिए जीवन में कुछ भी नहीं बचा। उसके बेटे की मृत्यु हो गई, उसके बाद पत्नी की, फिर बेटी की और उसके बाद बहू की भी मृत्यु हो गई। लेकिन जब वह अपने पिछले जीवन के बारे में सोचता है, अपनी पारिवारिक स्थिति के बारे में सोचता है कि कैसे उसका भरा पूरा परिवार था, लहलहाते खेत और घर में भी सारे जब थे, तो ये यादें सोचकर एक बार जैसे उसकी आंखें दुख से भरी पड़ी हैं, लेकिन उन सब यादों को याद करके उसकी आंखों में एक चमक सी आ जाती है। लेकिन जैसे ही वह वास्तविकता में आता है तो देखता है कि अब यह कुछ नहीं बचा और उसी समय वो जो सोच रहा था फिर से शून्य हो जाता है और फिर वही यादें उसकी जैसे उसे दुख पहुंचाने लगती हैं, हृदय में चुभने लगती हैं और उसकी आंखों की चमक जो एकदम से उसकी आंखों में आई थी फिर वह बुझ जाती है। अब उसके जो पारिवारिक सुख की याद थी और उसको याद करके उसके हृदय की पीड़ा अब बढ़ने लगती है और इस प्रकार उसकी आंखों में फिर से करुणा और पीड़ा और न समाप्त होने वाले भाव फिर से उमड़ पड़ते हैं। तो इस प्रकार इस लेसन में, इस कविता में उन्होंने किसानों की स्थिति का वर्णन किया है कि वो किस दीनहीन दशा में रह रहे हैं। जब विशेष लिखा जाएगा तो ये जो मैंने दो बातें बताई हैं कि समाज में विधवा स्त्री को कुल पति की घातिन कहा जाता है, ये नोट करना जरूरी है। जैसे यहाँ पे है यद्यपि पति घातिन, इसके बाद खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती। ये भी एक समाज में धारणा है कि अगर स्त्री पैरों की जूती के समान है और एक जाती है तो दूसरी आ जाएगी। तो इस प्रकार की ये बातें विशेष में लिखनी होती हैं। इसके अलावा काव्य सौंदर्य पढ़ते हैं इसका। और सबसे पहले विशेष में बताएंगे कि कवि ने शोषित किसान की दीनहीन दशा का वर्णन किया है। अनुप्रास और उपमा अलंकार है। अनुप्रास अलंकार जैसे संसार, कगार, इसी प्रकार सेम जिसका आगे या पीछे सेम वर्ड हो, सेम अक्षर आए तो उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। और गुहा, सरीखी और इसके अलावा सदृश, इनमें उपमा अलंकार है। तृण, तृण में पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार है। आंखों का तारा मुहावरे का प्रयोग किया गया है। और भाषा के बारे में कहेंगे खड़ी बोली प्रयोग की गई है। करुण रस है,
प्रसाद गुण विद्यमान है, छंदबद्धता भी विद्यमान है। यहाँ पास दुहाने आने देती में प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक प्रश्न अलंकार है। इसके अलावा इस स्टैंजे में जो यहाँ आया था, सांप लौटते फटती छाती में मुहावरे का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार ये सारा विशेष नोट कर लेना और अच्छे से लर्न कर लो अब इसे। ओके, थैंक यू।